नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 13 लगा है उसके सॉल्यूशन, जो 813 आपका मॉक टेस्ट है उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं अपन इसके अंदर आपके कौन कौन से आपके क्वेश्चंस आए थे। अपने मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन ये है कि बताओ जम्मू कश्मीर में ना, जो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर जो अपने को लद्दाख पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है ना, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन क्या है आपका सही है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक छोटी चीज़ पहले ही बता देता हूँ तो आप आराम से फिर उसका उत्तर कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो दोस्तों, जब अपन बात करते हैं इंडिया का, जब अपन मैप देखते हैं, ठीक है, जब अपन इंडिया का इस तरीके से मैप देखते हैं, ठीक है, तो अपने को पता है ये तो दोस्तों क्या है आपका, ये तो है जम्मू कश्मीर और ये आपका क्या है दोस्तों पूरा लद्दाख। अब अपने को अच्छे से पता है दोस्तों क्या, यहाँ से एक पर्वत श्रेणी आती है दोस्तों, यहाँ से एक पर्वत श्रेणी आती है, इसका नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या नाम है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ से एक पर्वत श्रेणी चलती है, इसका नाम है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और उसके जो नीचे की तरफ दोस्तों जो चलती है आपकी, वो है आपकी जोस्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है दोस्तों आपकी? वो है आपकी जोस्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है? वो है आपकी जोस्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी है? वो है आपकी जोस्कर पर्वत श्रेणी। तो बोलते ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये कौन सी है दोस्तों आपकी सबसे ऊपर? कौन सी है? काराकोरम। ठीक है, उसके नीचे कौन सी है दोस्तों? पैरेलल एक तरीके से लद्दाख पर्वत श्रेणी। और उसके नीचे चलती है दोस्तों कौन सी? जोस्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, और इस पूरे कंप्लीट हिमालय का जो बेल्ट है, ये वाला बेल्ट है, इस पूरे हिमालय को अपन कहते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय कहते हैं? इसको अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय आपका। अब हमको पूछा है इस लद्दाख पर्वत श्रेणी के रेफरेंस में, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी के संदर्भ में हमें बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमको पता है इस लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर, ऊपर की तरफ नॉर्थ में तो क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, जबकि नीचे साउथ में क्या है दोस्तों? जोस्कर पर्वत श्रेणी। तो देखो ये स्टेटमेंट हमें कहाँ मिलता है? ये स्टेटमेंट अगर आप 4th नंबर स्टेटमेंट पढ़ोगे दोस्तों, लद्दाख के उत्तर में तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में जोस्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, द काराकोरम माउंटेन रेंज इज इन द नॉर्थ ऑफ लद्दाख एंड देयर इज जोस्कर माउंटेन इन द साउथ। बस, तो यही हमारा स्टेटमेंट दोस्तों क्या एकदम परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, जो लैकोलिथ और बैथोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है दोस्तों? जब भी क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। ठीक है, ये एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों जब भी क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है, तो अंदर से निकलता है, क्या निकलता है दोस्तों? लावा निकलता है, और ये लावा बाहर निकलता है। कभी कभी लावा क्या होता है, बाहर नहीं निकलकर अंदर ही दोस्तों जब जम जाता है, तो अंदर जमकर कुछ ऐसी आकृतियां बना देता है। ठीक है, ऐसे कुछ आकृतियां, कुछ ऐसी डोम शेप आकृतियां, कुछ ऐसी सीधी सीधी ऐसी आकृतियां बना देता है। आपको पता है जब तक बाहर आए तो लावा बन जाता है, अगर पर्वत के अंदर ही रह जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। तो इस मैग्मा के जमने से दोस्तों क्या होता है, कई बार अंदर ऐसी आकृतियां बन जाती है। ये कब होता है? जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो बाहर निकल जाता है वो लावा, जो अंदर रह गया वो मैग्मा, और मैग्मा जो अंदर रहता है वो कुछ जमकर कुछ अलग अलग टाइप की शेप बना देता है। ऐसे शेप्स को, ऐसी शेप्स में ही कुछ एक है, जिसमें से एक का नाम है आपका लैकोलिथ और एक का नाम है बैथोलिथ। तो बताओ लैकोलिथ और बैथोलिथ का संबंध किससे है? वोल्केनो एक्टिविटीज से है दोस्तों, ज्वालामुखी क्रियाओं से। चालुक्य शासक दोस्तों पुलकेशन कि हर्षवर्धन पर विजय कौन से साल में हुई थी दोस्तों? ये भी बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों, वो हुई थी 618 ईस्वी के अंदर, है ना, 618 ईस्वी के अंदर। ये फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, इनमें से कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जिसका संबंध हमारे मौलिक करते हुए बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज से है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों। जब मौलिक अधिकार की बात हो, किसकी बात हो दोस्तों? मौलिक अधिकारों की बात हो, जब फंडामेंटल राइट्स की बात हो दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स की बात हो तो अपने को पता है संविधान का भाग कौन सा दोस्तों? पार्ट कौन सा? 3। और आर्टिकल कहां से कहां तक दोस्तों? तो आर्टिकल आपके हो जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर दोस्तों कहां तक है? आर्टिकल आपके 35 तक है। ठीक है, ये तो हो गया थर्ड पार्ट। फिर आपके होते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस में आते हैं? संविधान के भाग 4th बोले तो पार्ट आपके 4th के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये कहां से कहां तक है दोस्तों? ये आपके होते हैं कहां से? 36 से लेकर और 51 तक, 51 तक। फिर इसके बाद दोस्तों अगला जो अपना संविधान का भाग आता है ना, अगला जो संविधान का भाग आता है दोस्तों, वो आपका आता है कौन सा? वो आता है हमारी संघीय सरकार या केंद्र सरकार बोलो या फेडरल गवर्नमेंट बोलो दोस्तों। ठीक है, सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है। और ये है आपका पार्ट नंबर कौन सा दोस्तों? ये है हमारा संविधान का भाग कौन सा? 5। और ये कहां से कहां तक है दोस्तों? ये आपके आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, 151 तक है दोस्तों। अब इसी के बीच में दोस्तों, ये तो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, इसी के बीच में हमें ये लगा कि देखो देश के प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, कुछ अधिकार होने चाहिए ताकि एक अच्छे से समानता, स्वतंत्रता, अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ अधिकार देता है, इसको अपन बोलते हैं मौलिक अधिकार, बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स।
और तो बदले में कुछ नागरिकों का भी तो कर्तव्य बनता है हमारे देश, संविधान, इन सब के प्रति। तो एक नागरिक का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये चीज इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जोड़ी। इसके लिए एक नया ही हमने संविधान में भाग जोड़ा। तो अब जोड़े कहां, तो 4th और 5th के बीच में नया भाग जोड़ा। और वो जो 4th और 5th के बीच में नया भाग जोड़ा दोस्तों, वो भाग बनाया हमने कौन सा, पार्ट 4 तो हम रख नहीं सकते थे, सिर्फ 4 तो ऑलरेडी हो गया डीपीएसपी, तो हमने उसका नाम रखा 4A। और वो थे हमारे 4A में दोस्तों क्या, मौलिक कर्तव्य, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसमें आर्टिकल कहां से रखे, क्योंकि 51 के बाद सीधा 52 तो यहां हो रहा है, तो इसके अंदर हमने एक ही आर्टिकल डाला और उस आर्टिकल का भी नाम रखा दोस्तों आर्टिकल 51A, ये है। तो अब बताओ आर्टिकल 51A का संबंध किससे है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स से, या फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, या फिर पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किसके अंदर है, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किसके अंदर है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है आर्टिकल 51A के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला, छाया मंत्रिमंडल प्रशासनिक प्रणाली किसकी विशेषता है दोस्तों, जो शैडो कैबिनेट है दोस्तों वो ब्रिटेन की व्यवस्था है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, देखो कैबिनेट में क्या होता है, एक जैसे सेंट्रल लेवल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है, साथ में उसके सारे क्या है जो मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह, जैसे गृह मंत्रालय के लिए गृह मंत्री, विदेशी मामलों को देखने के लिए विदेश मंत्री, पैसों से संबंधित मामलों को देखने के लिए वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। वैसे दोस्तों ब्रिटेन वगैरह के अंदर क्या होता है पता है क्या, वहां थोड़ा सा विपक्ष को भी, अपोजिंग जो आपके अपोजिशन होते हैं उनको भी थोड़ा मजबूत किया गया है, ताकि एक निगरानी रखी जा सके किसकी, जो कैबिनेट में मंत्री वगैरह हैं। तो क्या करते हैं अपोजिशन वाले भी दोस्तों ना, वहां से भी एक क्या बनाया जाएगा, गृह मंत्री, समझ रहे हो। तो गृह मंत्री आप सर वो क्या करेगा, काम तो सारा कौन करेगा बताओ, जो रूलिंग पार्टी है उसका ही गृह मंत्री, लेकिन उसको देखेगा सरी एक आदमी को जिम्मा सौंपा गया, ऑपोजिशन वालों ने बोला कि देख एक काम कर, गृह मंत्री जितने भी काम करते उनके एकदम ध्यान से देखना कि वास्तव में कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ कमी पेशी लगे तो जनता के सामने हम रखेंगे। वित्त मंत्री के लिए अलग एक बंदा अपॉइंट किया जाता है हर एक के लिए। तो एक जितने भी मंत्री हैं उन सबके एक मंत्री और ऑपोजिशन वाले अपनी तरफ से अपॉइंट कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो एक तरीके से इनकी क्या होगी, छाया होगी, ताकि और अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, काम किया जा सके, या रूलिंग पार्टी वालों को एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो ये ऑपोजिशन वाले ग्रुप के जितने भी ऐसे जो मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं उनके ग्रुप को ही बोलते हैं शैडो कैबिनेट। तो ऐसी व्यवस्था दोस्तों कौन से देश में है, ऐसी व्यवस्था दोस्तों आपके ब्रिटेन के अंदर। अगला, संगम साहित्य के संरक्षक कौन है दोस्तों, तो कहने की जरूरत नहीं, चंदेल सोलंकी नायक को क्या लेना ना दोस्तों, पांड्या, है ना, पांड्या वंश के दोस्तों ले, उन्होंने ही संगम साहित्य जो तमिलनाडु वगैरह वाला अपन पढ़ते हैं ना, उसकी है ना संरक्षक के रूप में काम किया। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है दोस्तों, याद रखना, जब भी गर्मी का सेंस आए, जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें किरणों की बात हो, रेस की बात हो और गर्मी की सेंस हो, आंख मीच के कर देना दोस्तों कौन सी, इंफ्रारेड किरणें। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल किरणें कौन सी, उसमें भी क्या गर्मी का सेंस है, इंफ्रारेड किरणें। सोलर कुकर के लिए अगर पूछे बताओ कौन सी, गर्म होगा खाना सोलर कुकर में, तो इंफ्रारेड किरणें। गर्म का सेंस आते ही आपको चिपका देना दोस्तों, अवरक्त किरणें बोले तो इंफ्रारेड रेस। ठीक है, बाकी एक्सरेज तो आप जानते हो दोस्तों, है ना, ये जो फ्रैक्चर वगैरह, बोन फ्रैक्चर वगैरह में इस्तेमाल होती है। बाकी एक्सरेज का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, या आविष्कार क्या बोलेंगे, खोज करता, आविष्कार तो क्या करेंगे, रॉन्जन थे, और इसीलिए रॉन्जन को दोस्तों फिजिक्स का फर्स्ट नोबेल प्राइज भी मिला था कब, 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो। अगला, रेडियो एक्टिव तत्वों को जीवित कोशिका में एक तकनीक के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो जब रेडियो एक्टिव की बात होगी दोस्तों तो क्या होगा, रेडियोग्राफी, है ना, ऑटो रेडियोग्राफी हो जाएगा आपका। अगला, इनमें से कौन सा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम अपन जानते हैं दोस्तों, है ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर रखी जाती है, इस तरीके ऐसे रखा होता है ना, है ना, ये तो लेफ्ट हैंड में बताया, ऐसे इस तरीके से करके यूं यूं, जो एक नीचे एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये समझ रहे हो, ये एक तीसरे के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब इसमें परपेंडिकुलर वाला है, आप और मैं अगर ऑप्शन ही मत देखो, सीधा परपेंडिकुलर में कोई चीज है क्या आपके यहाँ पे, ये रहा ना, मोमेंट ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों चीजें, कंडक्टर, चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा, तीनों एक तीसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे तो होता है, एक ऐसे नीचे जा रहा है, अब आप सिर्फ केवल इसको और इसको देखो तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसको देखूंगा तो ये देखो इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना। तो बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं पता तो भी अपने को आराम से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, तो दोस्तों जो ब्रास होता है ना, जो पीतल होता है दोस्तों वो किससे मिलकर बनता है, वो तांबा प्लस जस्ता से, है ना, ब्रास किससे मिलकर बनता है, कॉपर प्लस जिंक से। हाँ, लेकिन अगर यही पूछा होता ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता है, देखो ब्रास को तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पीतल, जबकि ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, कांसा। और ये किससे मिलकर बनता है, इसमें भी कॉपर तो होता है, लेकिन साथ में जिंक की जगह दोस्तों क्या होता है, टिन होता है, एसएन। क्या होता है दोस्तों, टिन होता है ना, एसएन टिन होता है। नेक्स्ट अगला देखो, तो हमारा इसका उत्तर क्या है दोस्तों, हाँ, तांबा और जस्ता, हमसे यही पूछा था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड जिंक, ब्रास का ही पूछा था।
लोहे को जंग से बचाने के लिए दोस्तों किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर है ना जिंक जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, और इसी को जस्ते की परत जिंक की लेयर चढ़ाने को बोलते हैं दोस्तों गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। क्या होता है गैल्वेनीकरण में? इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, लोहे पर आयरन पर काय की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों, जिंक की, जस्ते की, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट अगर देखो, जल प्रदूषण के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, जल प्रदूषण के कारण इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो जल प्रदूषण के कारण दोस्तों अपन जानते हैं कॉलेरा भी होता है, टाइफाइड भी होता है। तो एक ऑप्शन में दे रखा है कॉलेरा टाइफाइड दोनों, तो ऑप्शन नंबर हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कॉलेरा और टाइफाइड दोनों ही होती है दोस्तों, है ना। जल और जो दूषित जल से इस तरीके से होने वाले रोग होते हैं, जो कॉन्टामिनेटेड वाटर, गंदा पानी वगैरह पीने से रोग होते हैं। और इसमें भी अगर पूछे क्या होता है, वायरस है बैक्टीरिया, तो दोस्तों ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। कॉलेरा और टाइफाइड दोनों बैक्टीरिया से। टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और कॉलेरा भी किससे होता है दोस्तों? बैक्टीरिया, आपके वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसका प्रॉपर नाम भी होता है कॉलेरा वाले बैक्टीरिया का विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। अगला, राउरकेला स्टील प्लांट अगर हमसे पूछा जाए बताओ कहां पर है दोस्तों? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है दोस्तों वो आपके जर्मनी में है ना, और भारत में है नहीं। एक्चुअली ये नहीं पूछा कहां पर है, किस देश की सहायता से हमने स्थापित किया था। है तो अगर पूछे राउरकेला कहां पर है, तो है तो अगर पूछे दोस्तों ये उड़ीसा में, भारत के किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा में। और हमने इसको किस देश की सहायता से स्थापित किया था दोस्तों? तो हमने इसको जर्मनी की सहायता से क्या किया था? स्थापित किया था। आप ऐसे याद रख सकते हो, जर्मनी के अंदर रूहर कोल बेल्ट है ना, रूहर वहाँ की कोयला क्षेत्र है दोस्तों, कोल माइंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उस बेल्ट को बोला जाता है रूहर बेल्ट। तो उससे याद रखना, रूहर से राउरकेला। तो राउरकेला है कहाँ पर? उड़ीसा में। किस देश की सहायता से हमने स्थापना की? जर्मनी की सहायता से हमने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, क्लियर है। जबकि एक हमारा स्टील प्लांट है दोस्तों भिलाई करके, क्या करके? भिलाई। ये कहां पर है दोस्तों? ये आपके छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और इसको किसकी सहायता से स्थापित किया था हमने? तो इसको दोस्तों यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आजकल अपन रूस के नाम से जानता है, ठीक है, इसकी सहायता से स्थापित किया था। एक आपका है दुर्गापुर, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां पर है दोस्तों? ये है आपके वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और इसको किसकी सहायता से हमने स्थापित किया था दोस्तों? इसको हमने स्थापित किया था दोस्तों ब्रिटेन की सहायता से। इसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से हमने इसको स्थापित किया था। ओके डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कट कॉपी नहीं कॉपी, ठीक है, कट कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट, ये कौन से मेन्यू को सेलेक्ट करके अपन करते हैं? तो ये एडिटिंग का काम होता है सारा, तो एडिटिंग में आ जाएगा। अगला, जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? ठीक है, बैक्टीरिया में किस टाइप का डीएनए पाया जाता है दोस्तों? तो बैक्टीरिया में दोस्तों जो गोलाकार सर्कुलर टाइप के डीएनए होते हैं, प्लाज्मिड डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े, वो पाए जाते हैं, तो सर्कुलर डीएनए आ जाएगा। क्रोमोसोमल प्रॉपर अगर बोले तो क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। और वैसे भी डीएनए कैसे छोटे छोटे गोलाकार टुकड़ों को अपन ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो ये भी आ जाता तो भी उत्तर अपना सही होता, प्लाज्मिड, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए आ जाएगा आपका, इसका परफेक्ट आंसर। अगला, बर्ड फ्लू के लिए दोस्तों कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो बर्ड फ्लू वायरस तो होता ही होता है, और जिम्मेदार उसके लिए जो वायरस होता है वो दोस्तों होता है H5N1। यही अगर अपने को दोस्तों स्वाइन फ्लू पूछ लेता, क्या पूछ लेता दोस्तों? यही अगर अपने को स्वाइन फ्लू का पूछ लेता, तो फिर जो दोस्तों इसके लिए वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका H1N1। कंफ्यूज मत होना, स्वाइन फ्लू बोले तो H1N1, बर्ड फ्लू बोले तो H5N1 आ जाएगा आपका। कौन सी गैस दोस्तों आपकी वेल्डिंग गैस के रूप में भी यूज की जाती है? कई सारी गैस होती है, लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रखा है, जैसे ये मिथेन वगैरह, ये तो है नहीं, हमें ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों C2H2, ठीक है। C2H2 क्या होता है दोस्तों? C2H2 क्या होता है दोस्तों? ये इथाइन होता है। क्या होता है? इथाइन। कार्बन 2 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? इथ, और आपका डबल बॉन्ड वाला है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आइन। तो इथाइन होता है। तो इथाइन गैस दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर? आपके वेल्डिंग के अंदर इसका अपन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, ये एक सिंपलेस्ट एल्काइन होता है, ठीक है, सिंपलेस्ट एल्काइन कंपाउंड है। अगला, पैरापीन वैक्स क्या होती है दोस्तों? तो पैरापीन वैक्स है दोस्तों, वैक्स जनरली अपन देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, तो सैचुरेटेड क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन्स, जमी हुई है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिश्रित अर्थव्यवस्था,
मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मैं कई बार आपको बता चुका हूं, है ना, इससे शायद लास्ट वाले मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था, जहां पर पूंजीवाद समाजवाद, जहां कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों चीजें हो, जहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, है ना, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों हो, बस ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड। जैसे इंडिया अपना बेस्ट एग्जांपल है इसका, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो द को एग्जिस्टेंस, को मतलब साथ में, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी हो, इंडिया बेस्ट एग्जांपल है इसका। प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो किस पर आधारित होती है? तो नियोजित अर्थव्यवस्था हमेशा समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है। नियोजित का मतलब जहां पर गवर्नमेंट है ना, जनता के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं लाती है, और जहां गवर्नमेंट का जिक्र हो गया वो ऑब्वियस सी बात है किसका लक्षण होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का होगा, ठीक है। तो प्लान्ड इकोनॉमी किसका आपका? अब अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था इंडिया के अंदर मिक्स्ड है। हाँ मिक्स्ड है, लेकिन मिक्स्ड का मतलब कैपिटलिस्ट भी है और सोशलिस्ट भी है, पूंजीवाद भी और समाजवाद भी है। और जैसे गवर्नमेंट कल्याणकारी योजना वगैरह चलाती है, तो वो किसका लक्षण है मिक्स्ड में? वो समाजवाद का। यहां हमसे केवल पूछा है किसका? प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ही होता है जनता के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाना, या सोचकर पहले एक प्लान्ड तरीके से कुछ चीजें लाना। तो वो मिक्स्ड में प्रॉपर किस चीज का एग्जाम्पल है? वो है समाजवादी का, बोले तो सोशलिस्ट का। जो मोनपा आपकी जो एक जनजाति होती है दोस्तों, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, इनका नृत्य त्योहार अगर कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपको याद रखना जो मोनपा आदिवासी जनजाति दोस्तों वो कहां की होती है? वो आपकी होती है अरुणाचल प्रदेश की। कहां की होती है दोस्तों? वो अरुणाचल प्रदेश की होती है। BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो ये सतीश करुणाकरण ने जीता है। आपका फैक्ट है, जहां पर वहां कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। ये भी दोस्तों आपका, ये भी कुछ मॉक टेस्ट पहले मैंने आपको करवाया था दोस्तों। जो 11th ACC अंडर 19 पुरुष एशिया कप फाइनल है उसको जीता किसने दोस्तों? तो बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता दोस्तों? है ना, बांग्लादेश ने जीता, ठीक है, डन, ओके। विच टीम हैज वॉन मेंस एशिया कप फाइनल इन दुबई, ठीक है। नेक्स्ट अगला, किस कोच को दोस्तों 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच दिया गया? ये भी कुछ मॉक टेस्ट पहले अपन ने किया दोस्तों। कार्लो एंसेलोटी, रियल मैड्रिड के जो कोच हैं आपके। कौन से देश संयुक्त रूप से 2030 फीफा वर्ल्ड कप के दोस्तों मेजबानी करेंगे? है ना, तो ये कौन से देश मेजबानी करेंगे दोस्तों? ये मेजबानी करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 2030 के तो करेंगे स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 2026 का, क्या पूछा जाए दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए 2026 का, अगर आपसे पूछा जाता है तो 2026 का अगर अपन देखें तो दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया था, नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज है आपकी, कौन सी है दोस्तों नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज? नॉर्थ अमेरिकन जो आपकी कंट्रीज हैं, मैक्सिको, कनाडा और आपका जो US है दोस्तों, ठीक है, वो दोस्तों इसका करेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपके क्वेश्चंस अच्छे से क्या होंगे, समझ में भी आए होंगे और आपने इनको अच्छे से समझा भी होगा। फ्यूचर में अगर इस टाइप का दोस्तों अगर आपका क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद अपन अब देखेंगे जो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अपन देखेंगे।